देखिए जब मैं रुका, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब रुका हुआ रहूंगा ठीक है, क्या बोल रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस हमें दे दिया है 10 हेनरी। ठीक है, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट मैक्सिमम पावर एट 50 हर्ट्ज should be connected to the capacitance, maximum power at 50 हर्ट्ज। ठीक है, एलसी सर्किट की बात हो रही है यहां पर। एक मिनट करे, एक मिनट एडमिट, चलो। और हमें क्या कैपेसिटेंस फाइंड करना है, और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया है 50 हर्ट्ज। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर किस कंडीशन में आता है? कुछ नहीं। मैक्सिमम पावर का आप लोगों को बताया था मैं फॉर्मूला कभी? मैक्सिमम पावर का एक बार देखिए, मैं आप लोग से डिस्कस किया हूं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 32। ठीक है, मैक्सिमम पावर की बात यानी कैपेसिटेंस की बात है। मैक्सिमम पावर कब जाता है? जब चीजें फ्रीक्वेंसी के मतलब कि जाकर के आपके पास ओमेगा की वैल्यू जब 1/√अंडर LC होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा मैक्सिमम पावर जो है रेजोनेटिंग कंडीशन में जाता है, और रेजोनेटिंग कंडीशन का हमारे पास ओमेगा की वैल्यू जो रहती है वो होती है 1/√अंडर LC। ठीक है, तो इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाता है। तो यहाँ पर हमें दे दिया फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2π√अंडर LC, 1/2π√अंडर LC लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? कैपेसिटेंस चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहीं पर लिख देंगे F² = 1/4π²LC। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? 4π²LC। तो यहां से आ गया C, कैपेसिटेंस क्या हो गया? 1/4π²L×F²। ठीक है, 4π²L×F²। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। कैपेसिटेंस क्या गया? 1/4 इंटू, देखो π² होता है 3.14 का स्क्वायर, तो नियरली इक्वल टू 10 होता है। L हमारे पास क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, 4π²L² दिया। अब हमें एक बात क्या करना है? 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 10 हेनरी। ये क्या दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, कहाँ गया? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज दिया है। तो 25 तो आप देख लीजिए 2 to 4 6। तो क्या हो गया? C = 1/10⁻⁶। तो क्या हो गया? 1 × 10⁻⁻⁻⁶। तो यहाँ पर आ गया 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है W = 1/√LC? क्या? तो आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया है W = 1/√LC? देखो जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो होता है वो रेजोनेटिंग कंडीशन में होता है, ये तो पता है। तो पर उसमें सर आपने कहा था लॉस नहीं होता ना कुछ होता है। देखो लेकिन यहाँ पर पावर ट्रांसफर की बात हो रही है ना, लॉस की बात नहीं हो रही है।
यहाँ पर हमसे सिंपल पूछा है कि पावर ट्रांसफर कितना होगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होता है, जब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, √1/√LC। ओके सर। ठीक है, अब देखिए एक एक छोटा सा डाउट डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए 34 भी सॉल्व करूंगा नमित, एक डाउट डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो एक छोटा सा डाउट है, शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। इधर देखना, अक्षत आवाज जा रहा है यस इसके सर। ऊपर, और उसके बाद जेई का है क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करूंगा, ठीक है। डाउट देखो, डाउट ये है आप लोगों का है या नहीं, लेकिन अक्षत का है, लेकिन सबके लिए होगा ये डाउट। ये सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर पैरेलल में दिया है L1 L2, ठीक है, ठीक है। पैरेलल में दिया हुआ L1 L2, 5 मिनट लगेंगे, ध्यान से देखिएगा। आई करंट, इसमें आई करंट जा रहा है। मान लो अब इसमें क्या हो गया I1 और इसमें क्या हो गया I2 एट एनी टाइम t। क्या है, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t के ऊपर है, ठीक है। तो इतना तो हम छोटी सी बात जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा L1 इंटू di1/dt, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा L2 इंटू di2/dt, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है dt dt। अब देखो L1 इंटू di1 इज इक्वल टू L2 इंटू di2, इसे इंटीग्रेट करते हैं। करंट कितना था, 0 से लेकर के 2 तक पहुंचा, और ये 0 से लेकर के I1 तक पहुंचा। तो L1 इंटू I1 इज इक्वल टू L2 इंटू I2 हो गया, ठीक है। और ये किसके इक्वल रहता है, अगर इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ले लेंगे, तो हमारा L इक्विवेलेंट आएगा। और L इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 के लिए हम पता कर चुके हैं, L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है। तो ये I सबसे जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया I इज इक्वल टू L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2, यहाँ तक लिखा था। अब क्वेश्चन इसमें आता है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि I1 कितना था और I2 कितना था, पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, तो देख लीजिए I1 कितना हो जाएगा, L2 इंटू आई अपॉन L1 प्लस L2, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से I2 आ जाएगा L1 इंटू आई अपॉन L1 प्लस L2, इतना बता दिया था, सही होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। यस सर। तो कल लास्ट में एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, ठीक है। देखो उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप लोग आ जाइए, जेई का होगा क्वेश्चन नंबर 14, देखिए जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए सेम टू सेम ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को उठा करके डाल दिया गया है। 14 जो जेई का, देखिए जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ देखिए, और जिनके पास मॉड्यूल है वो मॉड्यूल देखिए, ठीक है। हमारे पास एक ईएमएफ दिया गया है, वी वोल्ट का है, ये वी वोल्ट का। यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर, ये L1 हो गया। यहाँ पर एक और इंडक्टर है, क्या है, L2 हो गया, ठीक है, ठीक है। सही, इतना ही है। अब क्या बोला गया है कि स्विच एस को क्लोज कर दिया गया। अब बोला गया आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम I1 इससे कितना करंट जा रहा है पता करना, और इससे कितना करंट जा रहा है ये पता करना है, ठीक है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम में जब हम एक मैक्सिमम की पीक कंडीशन पर पहुंच जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, ये सिंपल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, और इससे कंप्लीट, तो इससे जो करंट फ्लो करेगा, वो हमारा टोटल करंट जो इससे फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद अब हमसे पूछा गया I1 और I2 क्या होगा।
I1 यानी L1 के थ्रू कितना करंट होगा। तो I1 कितना हो जाएगा, देख लो यहीं पर I1 को हमने कितना लिखा है, L2 इंटू आई अपॉन L1 प्लस L2, और हमारा I क्या है, V बाय R L2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं I2 हम कितना, देखिए वहां सामने लिखा हुआ है L1 इंटू आई अपॉन L1 प्लस L2, तो I क्या हो गया, V बाय R L1 अपॉन L1 प्लस L2। सिंपल है। उसके बाद देखो जो थर्ड ऑप्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन में जो है ध्यान में रखिए कि दोनों में करंट सेम कभी नहीं, कल इसी बात को लेकर के डिस्कस हो रहा था और मैं यही बोल रहा था कि करंट सेम का कोई फिक्स ये नहीं है कि कितना करंट जाएगा। ठीक है, I1 और I2 जाएगा, इन दोनों का इक्वेशन रहेगा L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2, जो कि आपको यहां भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सर वेट रुक जाइए। लेकिन अब ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सेम है। पोटेंशियल यहाँ पर पोटेंशियल है ही नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। तो हमारे पास कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि कितना करंट जाएगा। वो करंट किसके हिसाब से जाएगा, जो इसका इंडक्टर होगा। ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके थ्रू, ये पोटेंशियल जो है सेम क्यों है, क्योंकि जब हम मैक्सिमम कंडीशन पर पहुंच गए तो इसका जो पोटेंशियल होता है L1 इंटू di1 बाई dt होता है। लेकिन अब क्या है, जब हम स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा जीरो। यानी अब जो है करंट जाना इससे बंद नहीं होता है, लेकिन इसका जो चेंज ऑफ करंट रहता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि हम स्टेडी स्टेट में पहुंच गए। तो उस कंडीशन में ये जो वायर है किसी तरह का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करता है। तब आता है कि वहां पर कितना करंट फ्लो करेगा, तो जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा इसका रेशियो रहेगा, I2 बाय I1 इसका रेशियो रहेगा। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सेम करंट फ्लो करेगा। सेम करंट तभी फ्लो करेगा जब दोनों का कैपेसिटेंस दोनों का इंडक्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि हम रेजिस्टेंस के केस में लेते हैं, पहले समझना, अपने दिमाग का क्वेश्चन पूछ लेना, लेकिन पहले यहां समझ लो। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर हम क्या लेते हैं, R1 R2 लेते हैं, और यहां से सपोज दैट कोई करंट आई जा रहा है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, दोनों का पोटेंशियल हम इक्वेट कर देते हैं, I1 R1 I2 R2। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। लेकिन यहाँ पोटेंशियल तो है ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल तो जीरो है ड्रॉप का। तो वो जो करंट फ्लो करता है वो इंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडक्टर का रेशियो क्या है, उसके ऊपर करंट फ्लो डिपेंड करता है। कभी भी नहीं कहा जाएगा कि हमेशा सेम फ्लो करता है। सेम सिर्फ एक ही कंडीशन में फ्लो करेगा, जब L1 और L2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन पूछो। रिकॉर्डिंग एक बार रोक लीजिएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये क्या कहते हैं, ये लिखा है आपने कि L1 I1 इक्वल टू L2 I2 इक्वल टू I इंटू L इक्विवेलेंट। हाँ, तो सर इसका मतलब ये होगा कि तीनों कंडीशन में फ्लक्स बराबर होगा। नहीं ऐसे किसने बोल दिया कि देखो तीनों कंडीशन में, हाँ तीनों कंडीशन में फ्लक्स बराबर है। चलो सर ऐसा मतलब कैसे हो सकता है कि फ्लक्स बराबर हो जाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली करंट चला जाए, तो ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो जब L इक्विवेलेंट होगा, देखो तुम्हारा कहना है कि करंट बढ़ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो बगल में ये भी तो देखो कि तुम्हारा L इक्विवेलेंट जो है वो कम हो जाएगा। सर लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना ज्योमेट्री पे। हाँ, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ये रहा ना, जब भी हम किसी भी जब भी दो इंडक्टर को हम पैरेलल करेंगे तो उसका तो L इक्विवेलेंट हमेशा डिक्रीज करना है। यस तो वो पैरेलल में रहेगा तो वो तो डिक्रीज ही करेगा। माना कि आपके हिसाब से करंट जो है इंक्रीज कर गया, लेकिन L इक्विवेलेंट भी तो डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, यस सर, समझ में आ रहा है? चल इसीलिए थोड़ा एकदम दिमाग को शांत रख करके सोचने सारे, देखो होता क्या है, फिजिक्स से नहीं सारे चीजों के लिए बता रहे हैं, सारे बच्चों को बता रहे हैं कि देखो इसमें क्या है, जब तक हम नीट के क्वेश्चंस को, ये जो है आपको जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट को इतना इजिली आपको बता दिया गया है। तो आपके क्लास नोट्स में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते होंगे, देखते होंगे नीट में कितना इजी सा क्वेश्चन आ रहा है।
तो पूरा जितना मैक्सिमम थ्योरी बताया जा सकता था उतना मैक्सिमम, जितना क्लास में मैक्सिमम बताया जा सकता है उतना बता दिया जाता है। तो आप किसी भी चीज को कभी भी एक एंगल से नहीं सोचिएगा। जब भी आप सोचना शुरू कीजिएगा तो उसमें दो चार जितने एंगल हैं, जितने टर्म यूज हुए, सबको लेकर के आपको सोचना पड़ेगा। और सोचने के लिए जब आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग शांत रहना चाहिए, समझे। अगर आपका माइंड शांत है तभी आप सोच पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हुआ। यस सर। चलिए, और आप लोगों का क्लियर हुआ जितने भी हैं, आसना, अवनी, नीट, जेई, सारे बच्चे? सर सर इसके एक बार डी ऑप्शन देख लीजिए। डी ऑप्शन, एट t इज इक्वल टू 0 द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज वी बार, नहीं कैसे होगा? एक बात बताओ, अब छोटी सी बात बताओ, तुम ऐसी बात कर रहे हो, t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये किस तरह से बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह। ओपन ओपन रहेगा तो तुम्हारा जब सर्किट ही क्लोज नहीं है तो कैसे करंट फ्लो करेगा? बच्चों जैसी बात करते हो तुम। सर अब मेरे इसमें डाउट है, ये नहीं कह रहा, मेरा डाउट है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर जो कहते हैं, मैंने बुक में लिखा था ऐसी वर्मा में कि जो t इक्वल टू 0 पे इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए ओपन हो जाता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इस ऑप्शन से। देखो सबसे ये समझ पहली में नहीं बात आया। है, अब सुनो एक चीज देखो, तुम्हें किसने बोल दिया कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है? आपको किसने बोल दिया कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है? इसमें तो भाई रेजिस्टेंस है ही नहीं। सर t इक्वल टू 0 पे ओपन सर्किट में देखो इसमें तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। तुमको आइडियल इंडक्टर दिया हुआ है, इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा है, तो तुम अपने से क्यों सोच रहे हो कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है? सर फिर ओपन को जाता है सर, ये ओपन हो जाता है, उसमें जाने नहीं देता है ना, स्टार्टिंग में करंट को ये रोक देता है अपने से करंट फ्लो। एक बात बताओ, जब हम क्या करते हैं इंडक्टर में, इंडक्टर के थ्रू जब हम शुरू में इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होता है, जाने नहीं देता, वो उसको अपोज कर देता है। जिसकी वजह से अपोज इसलिए करता है क्योंकि किसके पास कैपेसिटी है, क्योंकि भाई जिस कंडीशन में उसी में रहना चाहेगा। शुरू में इससे इसके थ्रू फ्लक्स 0 हो रहा है यानी यहाँ से कोई करंट नहीं पास कर रहा है, तो तुरंत तुम इसके पास भेजोगे तब ये तुरंत जाने नहीं देगा ना। ये कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ से? क्या अपोज लिखा था सर, अपोज करता है। हाँ अपोज करता है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए आसना, अवनी, आप लोग को समझ में आया? यस सर। सर बोलिए। सर वो फ्लक्स सेम वाला एक और बार बता दीजिए। देखो यहाँ पर क्या L इंटू I1 यानी सेम फ्लक्स रहता है, इसके थ्रू भी फ्लक्स सेम है, इसके थ्रू भी फ्लक्स सेम है। तो क्वेश्चन आता है कि L इक्विवेलेंट इंटू I भी सेम होगा, तो आप लोग के दिमाग में आता होगा भाई करंट तो बढ़ गया तो फिर सेम क्यों होगा? लेकिन यहाँ पर सिर्फ करंट देखा जा रहा है, बगल में L इक्विवेलेंट भी है, वो तो कम हो गया। ओके सर। L इक्विवेलेंट भी तो कम हो गया, तो कंडीशन ये है कि फ्लक्स जो है वो सेम रहेगा। और मजे की बात है कि 2017 में ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो है पेपर में पटक दिया गया है, कोई भी चेंजिंग नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए 32 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था 34 का, 34। ठीक है, ऑन कर लीजिए। ठीक है, 34 क्या कहना चाह रहा है? तो अब देखिए 34 बहुत ही इजी है। अब आप लोग क्या, दो अगर इंडक्टेंस है हमारे पास L1 और L2, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस है दो इंडक्टर का, तो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो कितना होता है? K√L1L2 M इज इक्वल टू K इंटू रूट अंडर L1 L2, यही होता है। अब देखो, और K क्या है? K की वैल्यू जो है 0 से लेकर के 1 तक वेरी करती है। उसके बाद हमने बोला था
जब एक दूसरे के ऊपर टाइटली बाउंड हो तो हम उसे क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ आर प्लेस्ड सो क्लोज टुगेदर, so close together that the effective flux in one coil is completely linked with other coil। यानी बहुत ही क्लोज और एक का दूसरे में कंप्लीट लिंक्ड हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, K = 1 हो जाएगा। और K = 1 हो जाएगा तो सिंपल, अब इसके M = 4 मिली हेनरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, एकदम आज मुझे कंप्लीट करना है। सर 31 बता दिया आपने। 31 तो बताया ही नहीं, डाउट ही नहीं आया। 31 बता को क्या करना है, 31 को कितना क्या, ये देखो I = क्या हो गया, E/R 1 - e⁻⁻ -RT/L, ये है ना। तो अब कैलकुलेट कर दो। सर स्टेडी हाफ ऑफ द स्टेडी स्टेट करंट, तो हाफ ऑफ द स्टेडी स्टेट करंट E/2R = E/R और 1 - e⁻⁻ RT/L, सारी वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो। और ये मैं सॉल्व किया हूं, कैलकुलेशन करके आंसर आता है। यस सर। समझे, सिंपल। ये इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसमें उलझ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन पूछ लीजिएगा जो भी, कोई भी डाउट पूछ लीजिएगा। 35 to 40 फटाफट। 41, चलिए 41 के पहले कोई डाउट, कौन सा 35 बोल, एक मिनट, कौन सा 35 देखते हैं क्या बोल रहा है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज 50 and 1500 यानी 50 और 500 टर्न्स है, ठीक है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल इज इतना, T इज इन टाइम 5 नोड से द आउटपुट वोल्टेज। तो इसमें देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल देख लो, ये सेम जो क्वेश्चन है, ये 35 कल में बताया था, NP/NS = EP/ES, ठीक है। अब देखो तुम्हें NP और NS दे दिया है, कितना दे दिया है, प्राइमरी में 50 है और सेकेंडरी में क्या 1500, ठीक है। तो अब तुम्हें EP/ES फाइंड क्या करना, आउटपुट वोल्टेज, यानी ES फाइंड करना है और ES तुमको कैलकुलेट करना है, यानी तुमको EP गिवन है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स दिया हुआ है तो EP = कितना लिख देंगे, d∅/dt, यही होता है EMF। माइनस माइनस को हटाते हैं, मैग्नीट्यूड लेकर के चलते हैं, तो d/dt हम लिखेंगे तो फाई नोड प्लस 4t लिख देंगे। तो इक्वेट करेंगे, देखो फाई नोड हमें कांस्टेंट दिया है, फाई नोड इज अ कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन इसका 0 और इसका डिफरेंशिएशन 4, तो ये क्या हो गया 4 वोल्ट हो गया। ये कहां से आ गया 30 हो गया, तो ES = यहीं पर लिख दो 120 वोल्ट आ जाएगा। समझे, 120 वोल्ट आ जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। सर 41 सर आपका बोर्ड ब्लर आ रहा है सर। क्या सबको ब्लर आ रहा है या सिर्फ भानु को ब्लर आ रहा है? सर मैं एक्सेप्शन केस में Yes, इधर सर मेरे को भी अब देखो, अब मैं क्या बताऊं, अगर मेरा ब्लर रहता तो कहीं भी एक्सेप्शन केस है। और दूसरी बात, मैं कंप्लीट वाईफाई का यूज कर रहा हूं यहाँ पर। मेरा भी ब्लर आ रहा है। स्नेहा का भी सही है, अनि मेरा सही है। सर ये 2 ही लोग हैं सर बस। और ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ सर कोई नहीं सर, कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई नहीं सर, कोई नहीं। तुम लोग एक बात बताओ, मैं हंसी आ रही है, जब यहाँ से जब सही सप्लाई नहीं होगा तो वहां सही कैसे मिलेगा, समझे। आज तो बोर्ड ही नहीं आ रहा। चलो उसके बाद क्या है, 36, 37, 38, 39,
हूँ सर। 40, 41, 41 किसका डाउट है बताओ, थोड़ा नाम बताओ। आसना, चलो कोई बात नहीं है। चलिए 41 थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। ये पता है तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन में कराया हूं, ये बोल रहा है ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ईएमएफ कितना बन जाएगा इसमें, ईवीएल, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीवीएल, ठीक है, बीवीएल हो जाएगा। तो इसका जो नया, इसका नया जो सर्किट बनेगा, समझे, इधर देखो, ये तो मुझे किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, ये आर हो गया, ठीक है, ये भी आर है, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या है, बी, और ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ईएमएफ जो जनरेट होगा इसके पास बीवीएल होगा, और आपके पास सारा मेथड पता है कि हायर किधर होगा, लोअर किधर होगा, तो शांति से ध्यान से इस डायरेक्शन में ईएमएफ इसमें जोड़ दो, बैटरी बीवीएल, तो बीवीएल। अब इसमें पता कर लो कितना करंट निकल रहा है, तो इधर कितना जा रहा है और इधर कितना जा रहा है, पता कर लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके सर, ओके। और मजे की बात ये है, 40 भी सर, 40 भी देख लेते हैं, और मजे की बात ये है कि इसमें और इसमें सेम करंट जाएगा, यही है ना, इसमें और इसमें सेम करंट जाना है, तो I1 इज इक्वल टू आई, अरे देखो ये भी आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, दोनों का रेजिस्टेंस आर, तो जीते, अरे वोल्टेज इसकी वजह से यहां से निकला, ठीक है, यहां से निकला, तो ये इधर भी आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, नहीं समझ में आया। बीवीएल हो जाएगा इससे, और आधा इधर चला जाएगा, आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो देखो सुनो, चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, या ईएमएफ बीवीएल बन गया, इसमें कोई डाउट है? देखिए ईएमएफ बीवीएल में किसी को डाउट? बहुत सारा डाउट है भाई, इतना देर तक रेस्पॉन्स नहीं आया, यानी देखो इधर क्या बड़ा सा डायग्राम से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये भी देखो आर है और ये भी आर है, ठीक है, और यहां से क्या है, ये भी आर है, ठीक है। अब बोल रहा है ये जो है v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका लेंथ l है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है, ऐसे लेकर के जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में जाएगा तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहां पर एक ईएमएफ बन गया कितना, बीवीएल, ठीक है। अब सपोज दैट यहां से आई करंट निकलेगा, यहां से आई करंट निकलेगा, एक इधर I1 जाएगा और इधर I2 जाएगा, लेकिन अब देखो ये भी रेजिस्टेंस सेम है और ये भी रेजिस्टेंस सेम है और पैरेलल है, तो I1 इंटू आर इज इक्वल टू I2 इंटू आर हो सकता है, I1 इंटू आर इज इक्वल टू I2 इंटू आर, तो आर आर कैंसल हो गया, तो I1 इज इक्वल टू I2 होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना टोटल करंट कितना निकला है, तो देख लो ये आर और आर, ये आर और आर क्या है, पैरेलल, और वो पैरेलल इसके साथ किस में है, सीरीज में है, ये देखो ये एक ब्रांच मानो और ये दूसरा ब्रांच और ये तीसरा ब्रांच, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो रखा हुआ उसको यहाँ कनेक्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम है क्या? पहला ब्रांच ये रहा, दूसरा ब्रांच ये रहा, अपनी मर्जी से तो हम इसको उठा करके पैरेलली यहाँ कनेक्ट कर दिए, और तीसरा ब्रांच क्या रहा, ये, और इसका ईएमएफ क्या है, बीवीएल, ठीक है, ये आर और ये भी आर, तो ये आर और आर कितना हो गया, r/2, और r/2 किसके साथ सीरीज में है, आर के साथ में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3r/2, तो I इज इक्वल टू जो इससे I निकल रहा होगा वो कितना निकलेगा, E/R इक्विवेलेंट,
तो ई तो आप लोग को पता है BVL, और R इक्विवेलेंट कितना आ गया 3R/2, 2BVL/3R, इतना करंट निकल गया। और I1 = I2 है, थोड़ा ध्यान से देखो, दिख जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझे? समझ में आया आसना? टू B इंटू एरिया पाई R स्क्वायर लिख दिए। तो E इज इक्वल टू D/dt और B इंटू पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो B के बारे में कोई चेंजिंग नहीं बोला, एकदम यूनिफॉर्म बोला है। तो आप लोग भी बोलिए ये यूनिफॉर्म हो गया B इंटू पाई। अब हमारे पास क्या हो गया D/dt ऑफ R स्क्वायर। तो बोला रेडियस चेंज हो रहा है, बोले ठीक है मर्जी इसकी रेडियस की। यहां पर E लिख दिए, B इंटू पाई आ गया। अब देखो R स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2R इंटू dR/dt आ जाएगा। dR/dt हमें गिवन है 1 मिलीमीटर पर सेकंड। ध्यान में रखिएगा, मीटर में डाल लीजिएगा, ठीक है, मीटर में वैल्यू पुट कीजिएगा। और R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहां पर लिख देते हैं B की वैल्यू 0.025, पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू 10⁻⁻² दे देते हैं, और 1 मिलीमीटर है तो 10⁻³ लिख देते हैं। ठीक है, अब बात ऐसी है कि अगर ये डाटा गलत होगा तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इतना तो पता चल रहा है। हाँ, और यहाँ 2 और सॉरी ये 2 जो है, ये 2 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 25, जो भी होगा वो 1 ही होगा। देखिए इधर 2 दूना 4, और 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और इसका 3 यहाँ नीचे आ गया, इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ इंटू पाई। तो ये 0 0 0 कैंसिल हो गया, एक और ऊपर चला गया, तो पाई इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइक्रो वोल्ट। सही है? यस सर। समझे? अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन मिलेगा आगे चल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन,